समाजवादी क्रांति के उन्नायक, सिद्धांतों और कार्यक्रमों के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिज्ञासु समाजवादियों एवं उत्सुक समाज सेवक के लिए एक अद्वितीय अवलंब हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में अकबरपुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता श्री हीरालाल पेशे से अध्यापक और हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। बाल्यावस्था में ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने चाचा के संरक्षण में रहे, किंतु उनका वरद हस्त भी उन्हें अधिक समय तक प्राप्त न हो सका। उनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों में बीता, लेकिन साहसी प्रवृत्ति ने साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने उच्च शैक्षिक ज्ञान बंबई और कलकत्ता में प्राप्त किया। बर्लिन से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि अर्जित की। लोहिया समाजवादी विचारों के उग्र प्रचारक थे। गांधीवादी समाजवाद का समर्थन किया। 1952 में समाजवादी दल के अध्यक्ष रहे और उन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1953 में एशियाई समाजवादी सम्मेलन संपन्न हुआ। 1955 में भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की। उनके विचारों में मार्क्स व गांधी दोनों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मार्क्सवाद या गांधीवाद का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, वरन इनके सिद्धांतों की अमूल्य बातों को ग्रहण करना चाहिए, ये उनके विचार थे। लोहिया को नेहरू की परराष्ट्र नीति यानी गुट निरपेक्षता की नीति में विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि भारत को विदेशों में पक्के मित्रों की खोज करनी चाहिए। हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर भारत में सहकारी भाषा बनाने की वकालत की। उनका कहना था कि भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि लोक प्रशासन का माध्यम हिंदी बने। लोहिया की मान्यता थी कि इतिहास सरल रेखा की भांति आगे नहीं बढ़ता, अपितु इतिहास की गति चक्र के समान अपरिवर्तनीय होती है। जिस प्रकार चक्र गति करते समय ऊपर नीचे होता रहता है, उसी प्रकार चक्रवत गति के दौरान यदि देश सभ्यता के उच्च शिखर पर विराजमान हो सकता है, तो वह पतन के गर्त में भी डूब सकता है और पुनः शीर्ष पर पहुंच सकता है। लोहिया की यह धारणा यूनानी दार्शनिक अरस्तु के चक्र सिद्धांत का स्मरण दिलाती है। लोहिया एक ऐसे सिद्धांत की रचना के पक्ष में थे जिसके अंतर्गत आत्मा अथवा सामान्य उद्देश्यों तथा द्रव्य अथवा आर्थिक उद्देश्यों का परस्पर ऐसा संबंध हो कि दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रह सके। लोहिया का विश्वास था कि इतिहास में जातियों तथा वर्गों का संघर्ष देखने को मिलता है। वर्ग और जातियों के बीच की यह आंतरिक हलचल ही इतिहास को गतिशीलता प्रदान करती है। लोहिया जी समाजवाद का मुख्य आधार समानता को मानते थे। जिस प्रकार परिवार में आध्यात्मिक एवं भौतिक समानता होती है, उसी प्रकार समाज में भी समानता स्थापित होनी चाहिए। लोहिया जी भारतीय समाजवाद का विकास देश की परिस्थितियों के अनुसार करने के पक्षधर थे। उन्होंने प्रजातंत्र, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा परिवर्तन की आवश्यकता को भारतीय समाजवाद का लक्ष्य बताया। लोहिया जी प्रजातांत्रिक समाजवाद से पूर्णतः सहमत नहीं थे। उन्होंने बताया कि गांधीवादी पद्धति के अनुसार ही समाजवाद का वास्तविक आदर्श प्राप्त किया जा सकता है। सत्याग्रह को ही भारतीय समाजवाद के लिए एकमात्र प्रभावशाली शस्त्र बतलाते हुए सत्याग्रह को अपनाने के लिए बल दिया। शक्ति के अभाव में अन्याय तथा अत्याचार का प्रतिरोध सिर्फ सत्याग्रह के द्वारा ही किया जा सकता है, ऐसी उनकी मान्यता थी। लोहिया जी ने कहा, मैं यह विश्वास करता हूँ कि संसद सदैव परिवर्तन का संतोषजनक अभिकरण नहीं बन सकती, तथा मैं एंजिल के इस विचार से भी सहमत नहीं हूँ कि संसद क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, विशेष करके आज के संसार में जहाँ की 2/3 लोग कष्ट और गरीबी में हैं। अप्रैल 1966 में कोटा में डॉक्टर लोहिया के निर्देशों के अधीन संयुक्त समाजवादी दल ने अपने अधिवेशन में कुछ राजनीतिक कार्यक्रम तय किए। उनकी मान्यता थी कि इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करके समाजवाद के सार्वभौम सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सकता है। डॉक्टर लोहिया ने दल को निम्नलिखित 7 प्रस्तावों को पारित करने की सलाह दी। फर्स्ट, स्त्री पुरुष समानता की स्वीकृति। सेकंड, रंग भेद पर आधारित असमानताओं की समाप्ति। थर्ड, जन्म और जाति संबंधी असमानताओं की समाप्ति।
4. विदेशियों द्वारा दमन की समाप्ति और विश्व सरकार का निर्माण। 5. व्यक्तिगत संपत्ति पर आधारित आर्थिक असमानता का विरोध एवं उत्पादन की योजना वृद्धि। 6. व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध एवं 7. युद्ध शस्त्रों का विरोध तथा सविनय अवज्ञा के सिद्धांत की स्वीकृति। भारत में प्रचलित समाजवाद को लोहिया ने कोई मान्यता प्रदान नहीं की। उन्होंने यूरोपीय समाजवाद के स्वरूप को भारत में लागू करने का खंडन किया। उनका कहना था कि भारतीय समाजवाद भारतीय परिस्थितियों और इतिहास के अनुकूल होना चाहिए। उनकी सोच थी कि हिंदुस्तान के समाजवाद को अब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को वैचारिक पुट देकर खड़ा किया जाए, जिससे उसे मनुष्य के इन दोनों तत्वों की सहायता मिल सके। लोहिया जी का विचार था कि पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों समान प्रकार की अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। नवीन समाजवाद का नारा लगाया। उन्होंने नवीन समाजवाद के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए, जो इस प्रकार हैं: समानता, प्रजातंत्र, अहिंसा, विकेंद्रीकरण तथा समाजवाद। लोहिया जी भारतीय समाजवादियों में एक महत्वपूर्ण तथा प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं। एक समाजवादी बुद्धिजीवी के रूप में राम मनोहर लोहिया ने सूक्ष्म चिंतन तथा मनन किया था। उन्होंने समाजवादी चिंतन की समस्याओं को एशियाई दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया। वे कोरे पंथवादी नहीं थे। उन्होंने कर्म तथा चिंतन के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की समस्या को सदैव ध्यान में रखा। वे चाहते थे कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन तथा स्वभाव की अभिव्यक्ति हो। वे इस पक्ष में कभी नहीं थे कि व्यक्तित्व के किसी एक विशिष्ट पहलू की एकांगी तथा सीमित वृद्धि हो। लोहिया जी केवल चिंतक ही नहीं, एक कर्मवीर भी थे। उन्होंने अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता के साथ मिलकर उन्होंने गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया। अंग्रेजी हटाओ के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का 12 नवंबर सन 1967 को 10 दिन की लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के विलिंगटन अस्पताल में उनका संघर्षशील जीवन समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें महान योद्धा, क्रांतिदर्शी, पद दलितों और शोषितों का मसीहा कहकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के प्रति जागरूक व्यक्ति कहकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ओमकार शरद ने कहा, लोहिया गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के अखंड समर्थक थे, लेकिन गांधीवाद को अधूरा दर्शन मानते थे। वे समाजवादी थे, लेकिन मार्क्स को एकांगी मानते थे। वे राष्ट्रवादी थे, लेकिन विश्व सरकार का सपना देखते थे। वे आधुनिकतम आधुनिक थे, लेकिन आधुनिक सभ्यता को बदलने का प्रयत्न करते रहते थे। वे विद्रोही और क्रांतिकारी थे, लेकिन शांति और अहिंसा के अनूठे उपासक थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।